रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्री और मार्केट। इंडस्ट्री और मार्केट, एससीपी मॉडल एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, कंपनी का बिहेवियर एंड कंडक्ट एंड रिजल्टिंग परफॉर्मेंस। कह रहा है कि कंपनी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसमें कंपनी कैसे काम कर रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इन तीनों चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को एनालाइज करता है एससीपी स्ट्रक्चर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस मॉडल। कि पहली बात तो कंपनी को अपना कंडक्ट इस तरीके से होना चाहिए जैसा कि मार्केट का स्ट्रक्चर हो। तो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी कंडक्ट करेगी और फिर उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी, तो उसे बोलते हैं एससीपी एनालिसिस। कैसे होता है बता देते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है इंडस्ट्री में, मार्केट कंसंट्रेशन कैसा है, छोटी कंपनी कितनी है, बड़ी कितनी है, बैरियर्स टू एंट्री है कि नहीं, और एग्जिट के लिए बैरियर है क्या। भाई एक होता है बैरियर टू एंट्री, एंट्री करने के लिए बैरियर, और एक होता है कंपनी तो शुरू कर ली, एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप सोलर का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है, अगर आप सोलर का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो गवर्नमेंट को 5 साल की गारंटी देनी पड़ती है कि आपने जब भी सोलर का रजिस्ट्रेशन लिया और लास्ट क्लाइंट को जब भी वो साइट बेची तो उसे 5 साल की गारंटी देनी है आपने। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब लास्ट साइट बेची उसके 5 साल तक आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते। मतलब अगर आज से 10 साल बाद मैंने एक बंदे को सोलर बेच दिया तो उसके 5 साल तक मुझे जबरदस्ती चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस एक बंदे को जिसको बेचा उसे 5 साल की गारंटी दी हुई है। तो मुझे अपना वो वाला काम सोलर का 5 साल तक चलाना ही पड़ेगा। और इस चीज के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने गवर्नमेंट के पास एफडी रखी हुई होती है अपनी। गवर्नमेंट वो एफडी तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक वो 5 साल पूरे नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब सोलर के बिजनेस में एंट्री टू बैरियर तो है ही, मतलब एंट्री करनी है तो बैरियर है ही, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए भी बैरियर है कि जो तुमने लास्ट आइटम सेल की थी उससे 5 साल बाद तक आपको खाली में बिजनेस चलाना ही पड़ेगा। 5 साल खाली बैठोगे, एक भी रुपए की सेल नहीं करोगे तो 5 साल बाद बंद कर सकते हो। ये मेरे लिए। किसी भी इंडस्ट्री में सर है, हाँ जी, किसी भी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता है, किसी भी इंडस्ट्री क्या? हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, जहां जहां पर आपने गवर्नमेंट गारंटी दी हुई है, गवर्नमेंट को गारंटी दी हुई है, वहां पर ही लॉक इन होता ही होता है। तो सोलर में तो बिना गवर्नमेंट गारंटी के तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता ना, तो वहां पर तो है ही। ऐसे ही आपको और भी चीजें देखनी पड़ेगी, एग्जिट में बैरियर तो नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि नहीं, है ना। अगला वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि नहीं, एंड लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि क्या बड़ी क्वांटिटी आप बनाते हैं तो कॉस्टिंग कम आती है, और स्कोप क्या है। मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपकी क्वांटिटी अगर कम है तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा तो नहीं आ रही है। अगर दूसरी कंपनी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन करने पे दूसरी कंपनी को कॉस्ट कम आ रही है, मान लो। तो कितनी ज्यादा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो आप तो कप अप कभी कर ही नहीं पाओगे। जो चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हो दूसरी कंपनी 6 की बेचने लगी, आपकी तो बिकेगी नहीं। लेकिन अगर आप बेच रहे हो दूसरी कंपनी 9 की बेच रही है तो 1 रुपए चल जाएगा। उससे तो आप कस्टमर को समझा पाओगे ना, सर मेरी क्वालिटी अच्छी है ना। या फिर मैं जो है आपको पर्सनलाइज सर्विस दूंगा, आपकी कोई चीज खराब होगी मैं सेम डे आ जाऊंगा, बड़ी कंपनी तो 2 दिन नहीं आती है। तो 10% 5% का डिफरेंस तो चल जाता है, लेकिन 40% का नहीं चलता। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल रही होगी आपको तो फिर आप वो बिजनेस नहीं करोगे। एग्जाम्पल, मोनोपोली। मान लीजिए स्ट्रक्चर क्या है, मोनोपोली का स्ट्रक्चर है। तो मोनोपोली स्ट्रक्चर में आप कैसे काम करोगे, सिंगल फर्म डोमिनेट, जैसे इंडियन रेलवे, IRCTC। अगर टिकट बेचने हैं तो वो इसके अलावा कोई नहीं बेच सकता, IRCTC के अलावा कोई नहीं बेच सकता। ये जो पेटीएम वगैरह पे भी आप टिकट बुक कर रहे हो तो IRCTC ही रहा है ना, कमीशन तो IRCTC को जा रही है। पेटीएम को तो जो 2-4 रुपए ऊपर से मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर मोनोपोली बिजनेस है तो ये स्ट्रक्चर 3 तरीके का होता है। एक तो मोनोपोली होता है, मोनोपोली मतलब एक ही फर्म के पास सारा काम है। अगला होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, 3-4 फर्म होते हैं। जैसे डोमिनेंट प्लेयर टेलीकॉम में जियो, एयरटेल और वोडाफोन, 3 के अलावा और कोई है ही नहीं, है ना। तो जहां पर 2-3 बंदे हो वहां पर भी मोनोपोली जैसे ही सिस्टम होता है, लेकिन उसे ओलिगोपोली बोलते हैं। और जहां पर बहुत ज्यादा बंदे हो उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मैनी स्मॉल प्लेयर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या कोई सा भी ले लो, सारे परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर चेक करो कि सर स्ट्रक्चर कौन सा है। स्ट्रक्चर चेक कर लिया, अब आ गए हम कंडक्ट पे। फिर इसके बाद हम कंडक्ट चेक करेंगे, कंपनी का कंडक्ट कैसे करना है। देखिए, कंडक्ट में हम चेक करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, पेनिट्रेशन, स्कीमिंग और प्राइस वॉर वगैरह तो नहीं है, प्रोडक्ट इनोवेशन है कि नहीं, R&D है कि नहीं, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट इंटेंसिटी कैसी है, और
कॉल्यूजन और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं है। कॉल्यूजन क्या होता है? रिश्वतबाजी, रिश्वत और गुंडागर्दी। रिश्वत और गुंडागर्दी है तो भैया आप कर सकते हो कि नहीं, फिर उस हिसाब से। जैसे जियो डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेड टू प्राइस वॉर। जियो की जब ये स्ट्रेटेजी आई जो डिस्ट्रप्टिव थी, उससे प्राइस वॉर होगी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एप्पल्स फोकस ऑन इनोवेशन। एप्पल क्या करता है? इनोवेशन पे फोकस करता है और प्रीमियम प्राइसिंग रखता है इन द स्मार्टफोन। तो ये होगी एक तरह से उसकी मोनोपोली सिचुएशन की जितनी प्रीमियम पॉलिसी वो बनाता है और कोई बना ही नहीं रहा है तो वो जिसको प्रीमियम लेना है वो एप्पल ही लेगा। तीसरा आ गया परफॉर्मेंस, रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म कंडक्ट इफेक्टिंग ओवरऑल मार्केट। कह रहा है जो मार्केट का स्ट्रक्चर था और फर्म का कंडक्ट था, उन दोनों को देखने के बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी। परफॉर्मेंस मतलब सर अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी क्योंकि मार्केट के मार्जिन ही खत्म हो जाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन फिर भी मार्जिन मेंटेन हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी ऑन रिसोर्स एलोकेशन, कंज्यूमर वेलफेयर, प्राइसिंग, क्वालिटी और चॉइसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्री ग्रोथ। ये सब चीज चेक करते हैं कि हमारे को ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्वालिटी कैसी है, डिमांड कैसी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी है, पीई रेशियो कैसा चल रहा है, ईपीएस क्या है, हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ रेशियो क्या है, जीपी रेशियो क्या है, एनपी रेशियो क्या है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला लेसन वही है, वही सिखाएंगे। एग्जांपल, ई कॉमर्स में हाई कंपटीशन है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट लीड्स टू बेटर प्राइसेस। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पास प्राइसेस बढ़िया है एंड सर्विस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर की सर्विस भी बढ़िया है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर एक छोटी कंपनी ले लो, जैसे एक छोटी कंपनी आई मान लीजिए A2Z.com। अब A2Z से आप माल खरीदोगे क्या? A2Z के पास पहली बात तो सारा माल लिस्टेड ही नहीं होगा और जो लिस्टेड भी होगा आप खरीदोगे नहीं, आपको डर लगेगा कहीं पैसे ना मर जाए। जी सूर्यवंशी जी बारी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे जियो आ रहा है अभी म्यूचुअल फंड बिजनेस में तो कुछ बड़ा कर सकता है क्या तेल का? क्या कर सकता है आप बताओ? सर कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से तो। सिर्फ इतना है कि सबके पास में जियो है तो वो थोड़ा सा वहां डालेगा ऐप में कि म्यूचुअल फंड खोलो, म्यूचुअल फंड खोलो, ये कर सकता है। जियो तो वो जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी पहले वो बता देता हूँ। जियो की स्ट्रेटेजी ये थी कि फ्री बांट के लोगों का डेटा इकट्ठा कर लो। 50% लोगों का डेटा उसके पास आ गया है, 50% मार्केट शेयर है ना उसका, तो 50% मार्केट शेयर होने की वजह से 50% लोगों का डेटा उसके पास आ गया है। अब वो उस डेटा का यूज करके उन्हें लोन बांटेगा, म्यूचुअल फंड बेचेगा, इंश्योरेंस बेचेगा और वहां से प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई कंपटीशन नहीं आने वाला है। जैसे वो 100 बंदे कंपटीशन में तब 101 आ जाएगा, ठीक है ना। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्यों भैया? आप भी फंड मैनेज करोगे, फंड मैनेज करने के बाद प्रोसेसिंग चार्ज लोगे, प्रोसेसिंग चार्ज सेबी ने डिफाइन किया हुआ उतना ही लेना पड़ेगा, कम ज्यादा ले नहीं सकते। और उस प्रोसेसिंग चार्ज से आपने कमाना है तो उसे कम तो वो कर ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? जीरो फंड मैनेजमेंट चार्जेस पे बेच लेगा अपनी पॉलिसी। तो ठीक है, दूसरी कंपनी भी कहेंगी डायरेक्ट प्लान ले लो। जियो आके क्या करेगा? म्यूचुअल फंड एडवाइजर को प्रॉब्लम होने वाली है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जियो के पास अभी डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं, जियो फोकस करेगा डायरेक्ट प्लान पे। वो एडवर्टीजमेंट कर करके लोगों को समझाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मत ले। वो कहेगा कि आपको सही सलाह देने के लिए हम हैं, मैं आपको फ्यूचर बताने वाला हूँ। तो जिसको नॉलेज है उसके ग्राहक उसके साथ रहेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। जियो ऐड करेगा बहुत बड़े लेवल पे, कहेगा कि आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड मत खरीदें, आपको डायरेक्ट 1% साल का बच सकता है और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट प्लान आपको रिलायंस वाले देंगे और साथ में आपको मैनेजर देंगे जो आपको गाइड भी करेगा। ये ऐड आने वाला है मार्केट में आने वाले 1 साल के अंदर। और जैसे ही ऐड आएगा लोगों को समझ में आ जाएगा, अरे जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है ना इसे कमीशन मिलता है। और उसे बचाने का एक तरीका है डायरेक्ट प्लान। अब उसे रिलायंस वाले ही इस तरह से बताएंगे कि डायरेक्ट प्लान सिर्फ रिलायंस में मिलता है, तो सारे क्लाइंट टूट के रिलायंस में जा सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आपका क्लाइंट आपके पास ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक, तो वो एक बार बोल रहा था कि जैसे वो डिजिटलाइजेशन करेगा तो कस्टमर खुद ही अपना सारा मैनेज कर सकता है ऐप में, ऐसा करके कोई फैसिलिटी दे सकता है। वो तो डायरेक्ट प्लान में होता ही है। अगर कोई बंदा डायरेक्टली खरीदता है कहीं से भी
तो वो तो डायरेक्ट अपनी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके खरीद ही लेते हो आप, बिल्कुल सेम ही करेगा, वो कुछ नया कर देगा। बट हर पर्सन नहीं कर सकता है, इसके लिए तो एजेंट चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर। अब भी सब कुछ अपने आप कर सकते हो आप। ऑनलाइन जाओ पेटीएम पे जाके म्यूचुअल फंड में जाओ और खरीद लो। एंजल पे भी मिल जाता है, पेटीएम पे भी मिल जाता है, फोन पे भी मिल जाता है। ऑनलाइन जाओ कैम्स की साइट पे, वहां से खरीद लो। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में चले जाओ, वहां से खरीद लो। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में चले जाओ, वहां से खरीद लो। अभी भी सबकी ऐप है, लेकिन अभी क्या है, लोगों को उस बारे में पता नहीं है। तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी में जो ज्यादा स्लिप देती है, उसका डायरेक्ट बिजनेस आ रहा है 20%, 80% डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। अगर फालतू का ऐड करते डिस्ट्रीब्यूटर भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो सकती हैं। लेकिन रिलायंस के पास अभी धंधा नहीं है, रिलायंस के पास बिजनेस नहीं है, उसके पास कोई रिस्क नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर भागने का, तो वो ऐसा ही ऐड करेगी कि डायरेक्ट आ जाओ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो उसके पास जा ही नहीं रहे हैं ना। जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले से कहीं और एंगेज है, वो रिलायंस में क्यों जाएगा? नई कंपनी हम क्यों जाए, पता नहीं कैसे फंड मैनेजर होंगे, ठीक है ना। तो अब असली टेंशन यही आने वाली है, वो डायरेक्ट पे फोकस करेगा। डायरेक्ट पे फोकस करेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए म्यूट रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कोर्स लेसन खत्म हो गया जहां तक है। एससीपी फ्रेमवर्क में समझा चुका हूं आपको, और इसके बाद ये लीवरेज रेशियो वगैरह क्या होते हैं अगले लेसन में समझाएंगे। इसके फॉर्मूले हैं, चलो एक दो सिखा देता हूँ, ये है तो। अभी एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द लिवरेज रेशियो। सर लिवरेज है क्या, और ये लिवरेज रेशियो क्या है? लिवरेज रेशियो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लिवरेज रेशियो का मतलब जो कंपनी ने लोन लिए हुए हैं, क्या वो पे कर देगी, उसी को बोलते हैं लिवरेज रेशियो। मतलब ये लोन से रिलेटेड रेशियो है, तो समझ में आ गया। एंड असेस द पोर्शन ऑफ डेट इश्यूड टू फाइनेंस इट्स एसेट। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जितना डेट आपको है उसे डिवाइड कर दोगे एसेट से, कि कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट और 40 करोड़ का लोन है, तो मतलब 40% लोन है उसका एसेट्स पे, तो उसी को बोलते हैं लिवरेज रेशियो। तो लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्या है? टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये लिखा है सारा। डेट यूज्ड टू फाइनेंस इट्स एसेट, तो यानी कि लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो गया डेट अपॉन एसेट्स इनटू 100। करोड़ की एसेट लोन था, 100 करोड़ का एसेट था, इनटू 100 करा, 40% हो गया लिवरेज रेशियो। मतलब कंपनी के पास टोटल एसेट का 40% लोन है। किस किस को ये समझ में नहीं आया है तो क्वेरी बोलिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। किस सबको समझ में आ गया? लिवरेज रेशियो सबको समझ में आ गया है ना? टोटल डेब्ट तो ऑलरेडी जो लिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय एसेट। टोटल डेट जो लोन लिया हुआ वो लॉन्ग टर्म सभी मिला के ना। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म नहीं। क्रेडिट डेट नहीं है, डेट का मतलब जो बैंक से या डिबेंचर से लोन लिया और वो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होते हैं। शॉर्ट वो कंपनी का डेटर हुआ, हाँ कंपनी का डेटर हुआ, क्रेडिटर को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन जो 1-2 महीने में लगता है उसे भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं डेट में। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, तो डेट अपॉन टोटल एसेट। अब टोटल एसेट के अंदर भी अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो तो वो इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि तो है एक्सपेंसेस, वो तो एसेट है ही नहीं। चलिए अब कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, बस आप इन्हें लर्न कर लेना। पहला फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब होता है डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। बोलते हैं उसे नेटवर्थ भी बोलते हैं, और भी हमें मैंने बता रखे हैं। इसका फॉर्मूला हो गया डेट अपॉन इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी। अब इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। हायर रेशियो, अगर रेशियो हायर होगा सजेस्ट द कंपनी रिलायंस मोर ऑन डेट। अगर डेट रेशियो ज्यादा है, देखो डेट ऊपर है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो मतलब डेट ज्यादा है, और अगर ये कम है तो मतलब डेट कम है। तो वो कह रहा है कि अगर हायर रेशियो हो तो इसका मतलब है कि कंपनी पे डेट ज्यादा है, विच इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कि हम इंटरेस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो वो कह रहा है अगर आपका डेट ज्यादा है तो इसका मतलब, अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो मतलब डेट भी ज्यादा है और फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन अगर ये लोअर है, लोअर रेशियो इंडिकेट्स अ मोर कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर विद लोअर फाइनेंशियल रिस्क। अगर ये कम है तो इसका मतलब डेट कम है, तो लोअर फाइनेंशियल रिस्क है। आइडियल रेंज होती है वो 2:1 होती है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर फंड से डबल लोन ले सकती है। मतलब 200 रुपए का लोन ले लो, अगर 100 रुपए की कैपिटल हो तो ये आएगा 2:1, तभी आएगा ना 2/1। तो यानी कि कंपनी अपनी कैपिटल से डबल तक का लोन ले ले तो वो ठीक है, बल्कि वो सबसे अच्छा होता है।
इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बस 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डेट जो है अपनी कैपिटल का डबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बस यही आएगा आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है, तो आप आंसर लिख कर आओगे 2। यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? आंसर ओनली 2 या 2:1? आइडियल रेशियो सर आइडियल रेंज नीचे लिखा है 0.5। अच्छा, कहाँ? उसी में डेट टू इक्विटी रेशियो में सर, एसेट रेशियो, सॉरी एसेट है, वो एसेट है। सर वो तो अभी पढ़ा है ना, सॉरी एसेट है, वो तो अभी पढ़ाया ही नहीं ना। ये देखिए गलती से। कोई बात नहीं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो गलतियां ज्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अच्छे तभी कहलाएंगे जब गलतियां खत्म हो जाएंगी, गलतियां ना हो। तो सोच समझ कर पढ़िए, लिखिए, याद रखिए और फिर बताइए। मैं भी ऐसा ही था, हर 10 मिनट में खड़ा हो जाता, अरे सॉरी सर, फिर बैठ जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आप में कोई कमी है, आप कुछ अलग है, लेकिन जो कमियां हैं अंदर, जो मेरे अंदर भी थी, मैंने उन्हें रिमूव कर दिया। आपने करनी बाकी है, कर लीजिए, सोच समझिए, आराम से समझिए, जब कंफ्यूज है कोई चीज फिर बोलिए, मजा आएगा। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये कमी है, ये आपको दूर करनी है, आपका फायदा है, कर लोगे तो मेरा कोई नुकसान या फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, अगला फॉर्मूला है डेट टू एसेट रेशियो। वो था डेट टू इक्विटी, वो 2:1 होना चाहिए, और लेकिन टोटल एसेट से आपका 0.5 होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स के अंदर तो वो पैसा भी लग गया जो आपने डेट से खरीदा। भाई अगर आपका 100 करोड़ की इक्विटी थी, 200 करोड़ का डेट था, तो एसेट तो 300 करोड़ से आई है ना। तो अगर वो पूरा पैसा आपने लोन ले लेके एसेट में लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि जो लोन की अमाउंट होनी चाहिए वो टोटल एसेट से आधी होनी चाहिए। मतलब जो आपने लोन लिया है उसमें से कम आधा पैसा तो एसेट में लगाओ, कम से कम आधा पैसा एसेट में लगाओ, आधा पैसा आप अपने वर्किंग कैपिटल में लगा लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.5 का मतलब है आधा, डेट आपके एसेट से आधा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके ऊपर 200 करोड़ का लोन है तो कम से कम 400 करोड़ की एसेट होनी चाहिए आपके पास। कैसे होंगी वो आप देखो, आइडियल रेशियो जो होता है, पढ़ते हैं। डेट टू एसेट रेशियो का फॉर्मूला हो गया डेट टोटल एसेट्स। तो ये 0.5 के इक्वल होने के लिए 100 तो 200 रुपए की एसेट होनी चाहिए, तो 0.5 आंसर आएगा। तो ये होना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, डेट आधा होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन, दिस रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ कंपनी एसेट फाइनेंस बाय डेट। इससे पता चलता है कि जो एसेट है कितने % डेट से फाइनेंस हुई है। हायर रेशियो का मतलब है कि रिस्क ज्यादा है, लोअर रेशियो का मतलब है रिस्क कम है, और जो इसका आइडियल रेशियो है वो है 0.5 या 50%, इज प्रेफरेबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर पेपर में आया है, इक्विटी मल्टीप्लायर। और जब ये मेरी बारी में आया था तो मुझे ये पता नहीं था क्या होता है इक्विटी मल्टीप्लायर। देखो नाम से भी नहीं पता चल रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता होगा, बाकी सारे रेशियो के नाम से ही पता चल जाता है फॉर्मूला क्या होगा। ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब आपने अपनी इक्विटी से कितने गुने की एसेट्स खरीद रखी हैं, और ये टाइम्स में निकल कर आता है आंसर। मान लो आपने 500 करोड़ की एसेट खरीद रखी थी, 100 करोड़ की इक्विटी थी, तो 5 टाइम्स आ गया आंसर। और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500% भी आ जाएगा आंसर। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ गया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करी तो टाइम आ गया। इच्छा आपकी है। आगे बढ़ते हैं जी, इंटरप्रिटेशन। हायर मल्टीपल है तो आपके लिए बढ़िया है, तो फिर वहां पर लीडिंग देखो, हायर मल्टीप्लायर का मतलब कि सर एसेट तो मेरी है 500 और इक्विटी है मेरी 100 की, तो 5 हो गया। 5 हो गया तो जब इक्विटी 100 की है और 500 करोड़ की एसेट, तो 400 करोड़ कहां से आए, लोन से ही आए होंगे। तो इसका मतलब अगर ये हायर है तो मतलब लोन भी ज्यादा है, एसेट भी ज्यादा है तो लोन भी ज्यादा है, तो हायर फाइनेंशियल रिस्क। कह रहा है मोर डेट फाइनेंसिंग, इसका मतलब हायर रेशियो का मतलब डेट फाइनेंसिंग, तो लीडिंग टू हायर फाइनेंशियल रिस्क। इसको ये लाइन समझ में नहीं आई। ऐसा जरूरी थोड़ी है, एसेट ज्यादा होगा तो लोन भी ज्यादा होगा। सोचकर देखो कि कंपनी के पास 100 करोड़ की इक्विटी है, नेटवर्थ का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस सब जोड़ के 100 करोड़ है। तो बाकी पैसा कहां से आया होगा, या तो हमने उधार लिया हो क्रेडिटर से,
या बैंक से लोन लिया होगा, कहीं ना कहीं से लोन ही लिया होगा ना, चाहे या तो पेमेंट देनी बाकी है या लोन है। और कोई तरीका है 500 करोड़ के एसेट होने का? तो रिजर्व एंड सरप्लस मिला के सारा कुछ वो 500 करोड़ ही है। रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करके ही इक्विटी आती है नेटवर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला लिखवा दीजिए, यहाँ लिखता हूँ, नेटवर्थ इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर आपका कैपिटल रिजर्व सरप्लस मिला के 100 करोड़ है और एसेट आपके 500 करोड़ की, तो 400 करोड़ कहाँ से आएगा? लोन से ही आएगा। लायबिलिटी साइड में दो ही तो चीज होती है, एक तो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस या फिर लोन। 400 करोड़ के लोन ही है, तो हायर द कैपिटल मल्टीप्लायर रेशियो हायर द फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज देयर विल बी अ मोर डेट, और लोअर द इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो लोअर द रिस्क बिकॉज देयर विल बी लेस वैल्यू ऑफ डेट। आई थिंक all have understood this concept. राधा मैम है क्लास में? राधा जी क्लास में है क्या? I'm there. ओके मैम, समझ में आ गया अच्छे से? Yes, yes. Got it, और sir. हमारे शर्मा जी नहीं है, मुक्ति शर्मा जी है क्या? मुक्ति शर्मा जी नहीं है। चलिए आज, चलिए सबको समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, चलिए। कवरेज नहीं है सर, क्या नहीं है? कवरेज नहीं है, कवरेज। शर्मा जी की कवरेज खत्म हो गई, सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल। चलिए जी बढ़ते हैं। तो इसका जो आइडियल रेशियो है इक्विटी मल्टीप्लायर का, वो 1.5 से 2.5 के बीच में रहना चाहिए। वो 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में सेफ समझा जाता है। अगला फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब सर हम अपने इंटरेस्ट से कितना गुना कमा रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट से कितना गुना कमा रहे हैं। मान लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ का है और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो 100 करोड़ का है, तो यानी कि अगर कंपनी कितने गुना कमा रही है अपने इंटरेस्ट से, अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है और इंटरेस्ट है 100 करोड़, तो कितने गुना कमा रही है? 5। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपके इंटरेस्ट को आप कितनी बार पे कर सकते हो। भाई इंटरेस्ट है 100 करोड़, कमा रही है कंपनी 500 करोड़, तो 5 बार पे कर सकते हो, मतलब आपकी कमाई आपके इंटरेस्ट से 5 गुना है। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ज्यादा आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, जितना कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतनी ही पोजीशन आपकी वीक है, बैंक लोन देने से घबराएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज कौन करता है? बैंक लोन देते समय। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ते हैं क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है सर? EBIT। EBIT सबको पता है, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 100 करोड़ का इंटरेस्ट है, 5 टाइम्स आ गया आंसर। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है? मेजर्स हाउ इजीली अ कंपनी कैन कवर इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। ये बताता है कि आप अपनी इंटरेस्ट को पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर रेशियो हायर है, इंडिकेट दैट कंपनी जनरेट एनफ अर्निंग। अगर आपका हायर रेशियो है तो मतलब आप आराम से पे कर पाओगे। अगर रेशियो 1 से कम है तो मतलब आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे। आइडियल रेंज इसकी 3 और अबव होती है। अगर बैंक को लगता है भैया ये इंटरेस्ट से 3 गुना कमा रहा है, तो बैंक कहता है ठीक है मैं लोन दे दूंगा, वरना वो देने को मना कर देता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? और ये सब जो रेशियो है ना, ये काम आते हैं जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो ना लोन के लिए। मैं कहता हूँ ना मेरी लोन की फाइल कभी रिजेक्ट नहीं होती, मैं जानबूझ के ऐसी बैलेंस शीट बनाकर देता हूँ जिसमें करंट रेशियो 2 आ रहा हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 है, 3 से ज्यादा आ रहा हो, जितने रेशियो है ना आइडियल वाले सब सेट कर देता हूँ। फिर जब बैंक वालों को नहीं पता होता है कि कवरेज रेशियो से क्या होगा, उन्हें नहीं पता, लेकिन उनका एक सॉफ्टवेयर है, तो हमारे बैलेंस शीट की फिगर अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं।
फिर सॉफ्टवेयर अगर रेशियो आपके सही हो तो उसके हिसाब से नंबर देता है 100 में से, जिसके नंबर 70 से ज्यादा आएंगे उसका लोन हो जाएगा, जिसके नंबर 70 से कम आएंगे उसका लोन नहीं होगा, और वो बता देगा सॉफ्टवेयर किस चीज की वजह से नहीं हुआ। फिर वो बताएगा भैया इनका इंटरेस्ट कवरेज तो बेकार है, इनका इंटरेस्ट जो है ये पे नहीं कर पाएंगे, कैपेसिटी नहीं है, 3-4 पॉइंट लिखे हुए आ जाएंगे। वही पॉइंट बैंक मैनेजर आपको बता के आपका लोन ना कर देगा, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तो उनमें से एक भी पॉइंट कटता नहीं है, 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। मैं तो ये तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता होगा किसी सीए से बनवाते होंगे तो उसे सारा पैरामीटर को वैसे ही सेटिस्फाई करते होंगे ना सर, तो रिजेक्शन ज्यादातर सीएस को भी नहीं पता है सर, आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब किसी सीए के। हाँ जी बोलिए मैम। Sir, when we do this project for any loan purpose, can we put all these ratios? What you said just now? मैम चीजें होती हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन पेपर्स होते हैं, सेल हम नहीं चेंज कर सकते, परचेज हम नहीं चेंज कर सकते, प्रॉफिट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बैलेंस शीट ना सीए के हाथ में होती है चेंज करना, क्योंकि बाकी चीज तो आपने अपनी तरफ से लिखी है ना, सीए ने उसको ऑडिट करना है, तो बाकी चीजों को ना हम पहले ही मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरे को अभी अपनी रिटर्न भरनी बाकी है 24-25 की, तो ऐसा हो सकता है ना जो मुझे बैलेंस शीट चाहिए मैं उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे अपनी एसेट्स बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, कहीं से भी कर्जा उठा के अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा 31 मार्च को। 31 मार्च को मेरे बैंक बैलेंस हो जाएगा 50 लाख का, तो मेरी बैलेंस शीट में 50 लाख लिखा आ जाएगा, 1 अप्रैल को निकाल लूंगा, तो मैनेजमेंट हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है। ये तो करके देगा, मैं तो करता हूँ। Okay, okay, sir. म्यूट करेंगे सब अपने को, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला फिर से बोलिए सर, ये अभी जो 31 मार्च का कर्जा वाला था। मान लीजिए आपको अपनी बैलेंस शीट में एसेट ज्यादा दिखानी है, एसेट कवरेज रेशियो ज्यादा करना है आपको, या इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो ज्यादा करना है, उसके लिए एसेट ज्यादा करनी है। अब एसेट ज्यादा करने का तरीका ये है कि 31 मार्च को अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कर दो। 31 मार्च को बैलेंस शीट बननी है, उसकी बैलेंस शीट में आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ दिख जाएगा, तो आपके एसेट साइड में 1 करोड़ आ जाएगा, और 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लो एक दिन। और आप कभी भी किसी बिजनेसमैन से पूछना, वो हमेशा 31 मार्च को कहता है भैया देखिए 31 मार्च आ गई, मुझे पैसे अकाउंट में डालना है, 1 अप्रैल को पेमेंट ले लियो। हर एक बिजनेसमैन 31 मार्च को अपने अकाउंट में पैसा बढ़ा देता है, किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लेना, वो 31 मार्च को अपने अकाउंट में पैसे जमा करता है। मैं भी करता हूँ, मेरी जितनी पार्टी है वो भी करती है, और किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लेना जो अपनी बैलेंस शीट को लोन के लिए अच्छा करना चाहता है, वो 31 मार्च को अपने बैंक में पैसे जमा करेगा। घरवाली से भी मांग के जो उसका पैसे है ना, एक दिन के लिए बैंक में जमा हो जाते हैं, 1 अप्रैल को निकाल के वापस दे दिया, क्योंकि आपको अपनी बैलेंस शीट को अच्छा बनाना है। तो एसेट साइड बढ़ जाती है, उससे हमारी बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, वही तो बैलेंस शीट में दिखाओगे। आगे बढ़ते हैं। डेट सर्विस रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि सर हम अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे देंगे, तो इसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग इनकम ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है, EBIT, वही जो ऊपर लिखा था, और उसको डिवाइड कर दोगे आप इंस्टॉलमेंट से, जितने रुपए की इंस्टॉलमेंट आपको देनी होती है। अब की बार इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों है, क्योंकि इस बार आपसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं पूछा, डेट सर्विस पूछा, और डेट की सर्विस करते समय में इंटरेस्ट भी देना होता है और मूल भी। तो जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उससे डिवाइड करोगे, लिख लीजिए अपने पास कहीं, EBIT number of net operating income divided by number of installment. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ईयरली निकालनी पड़ेगी। अगर एक इंस्टॉलमेंट 10,000 की है तो 1,20,000 करना पड़ेगा आपको पूरे साल की, जो हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है उनका टोटल। राधा जी आप कुछ क्वेरी ले रही थी, बताइए। Just tell me once again, sir, debt service coverage ratio. देखिए, एक मैंने बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें EBIT को डिवाइड करना है इंटरेस्ट से, और अब मैं बता रहा हूँ डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब डेट की सर्विस, मतलब डेट की जो इंस्टॉलमेंट है वो हम दे पाएंगे कि नहीं, तो उसमें डिवाइड करना है डेट की इंस्टॉलमेंट अमाउंट से। सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज है तो इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो है तो डेट की टोटल इंस्टॉलमेंट जो है उसमें इंटरेस्ट भी है और थोड़ा मूल भी होता है, तो
प्रिंसिपल अमाउंट भी उसी के अंदर होती है। वो टोटल जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, टोटल इंस्टॉलमेंट जो है पूरे साल की, उसको टोटल करके डिवाइड कर दो। तो वो निकल के आएगा EBIT। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट्स निकल कर आएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। पेपर में ये लिखा भी है उसमें, DSCR। इसका फॉर्मूला मैंने बताया, EBIT डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट। सर्विस कवरेज रेशियो 1 से ज्यादा होना अच्छा होता है, 1 से कम होने पे तो आप भैया किस्त भी नहीं दे पाओगे, ज्यादा सबसे बढ़िया होता है 1.25। अब अगला आ गया सिंगल इंस्टॉलमेंट सर। हाँ जी, सिंगल इंस्टॉलमेंट, सिंगल नहीं, पूरे नहीं इनटू 12 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपने प्रॉफिट पूरे साल का लिया है तो इंस्टॉलमेंट भी पूरे साल की लेनी पड़ेगी टोटल। अगर आपने प्रॉफिट 1 महीने का लिया है तो एक इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देना। ओके। अगला क्वेश्चन है फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, मतलब ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऊपर EBIT ही आएगा डिवाइड बाय फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब एक तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है हर महीने, और मान लीजिए और भी कोई फिक्स चार्ज आपको देना पड़ता है, मान लो रेंट देना पड़ता है हर महीने मान लीजिए, या और सैलरी देनी पड़ती है हर महीने, मतलब कोई भी आपके ऊपर फिक्स चार्ज है तो वो सब ऐड कर लेना है ना, फिक्स चार्जेस सारे के सारे। तो EBIT डिवाइड बाय फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज अगर आप कोई देते हो तो वो ऐड कर लेना, इससे पता लग जाएगा जो फिक्स चार्ज आपको ऑब्लिगेशन आपके सिर पे है तो देनी ही देनी है, वो देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये 1.5 होना जरूरी है, सबसे अच्छा 1.5 है। किसी को कोई क्वेरी इसमें? देखो फॉर्मूला इसका दोबारा बोलिए ना सर, फिक्स चार्ज रेशियो को दोबारा बोलिए। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो मतलब EBIT को डिवाइड करना है टोटल फिक्स अमाउंट जो आपको देनी ही देनी है। जैसे आपको बच्चे की फीस हर महीने देनी ही देनी है, आपको करंट देना ही देना है, और अगर किसी का अपना घर है तो उसे EMI देनी है ना, आपको बिजली का बिल देना ही देना है, दूध वाले का बिल देना ही देना है। तो एक ओवरऑल एक अगर मैं खर्च करूँ 50,000 रुपए का फिक्स चार्ज है, और मान लीजिए कमाई आपकी 2 लाख है, तो मैं कहूंगा कि आप 4 गुना कमा रहे हो अपने फिक्स चार्ज से। जो टोटल प्रॉफिट है EBIT ऊपर और डिवाइडेड बाय फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज आपको हर महीने देने ही देने हैं। समझ गए सर। सर ये जो आइडियल रेंज जो निकाला है सर, मतलब जैसे किसी का 1.25 है, किसी का 1 है, किसी का 3 है, तो अगर 1 के ऊपर है तो वो हेल्दी है, उसकी कैपेसिटी है देने के लिए, लेकिन हम उसको वेरिएबल क्यों रखे हैं सर 1.5 सवा 2? नहीं, कहाँ वेरिएबल रखा, ये तो एक आइडियल रेंज बताया कि अगर इतना रहेगा तो अच्छा ही बताओ। अगर एक बात बताइए, किसी चीज का ज्यादा होना भी गलत है और किसी चीज का कम होना भी गलत है। अगर मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में 20 लाख रुपए का कैश लिखा हुआ है और आप बैंक में 10 लाख का लोन मांगने जा रहे हो, तो बैंक लोन नहीं देगा आपको, देगा 20 लाख रुपया कैश है तो आपकी बैलेंस शीट में निकाल के खर्च कर लो, हमसे लोन मांगने क्यों है। ऐसे ही मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में FD लिखी हुई है 50 लाख की, और आपने एक 20 लाख का लोन ले रखा है, और आप बैंक से कह रहे हो जी मुझे 30 लाख का लोन और दे दो, और आपका 30 लाख का लोन हो सकता है, मान लीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखने को तैयार हो, 100 करोड़ की आपकी सेल है, 50 करोड़ की आपकी ITR है, तो बैंक मना तो कर ही नहीं सकता। अरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला आपसे 10 करोड़ मांग रहा है, 50 करोड़ की तो ITR है, 10 करोड़ का लोन मांग रहा है, मना नहीं कर सकते। लेकिन पता बैंक क्या कहेगा, ये आपकी बैलेंस शीट में ही 50 करोड़ की FD है, तो आप हमसे 10 करोड़ का लोन क्यों मांग रहे हो, FD तोड़ लो ना। ये सब पॉइंट्स होते हैं, CA बनाते हुए गलती कर देते हैं वाली। बैंक FD दिखा रखी है और इधर से लोन के लिए 10 लाख की 10 करोड़ की फाइल बना दी। तुम्हारे पास 50 करोड़ की FD है तो तुम बैंक लोन ले नहीं सकते, होगा ही नहीं लोन। पहले FD तोड़ो, उसे यूज करो, जब FD नहीं होगी तो लोन होगा। बैंक पागल नहीं है, तुम 7% की FD रख के 12% का लोन ले रहे हो, बैंक तुम्हें सजेशन देगा अरे भाई 12% का लोन हमसे क्यों ले रहे हो, 7% की FD है तो तुम्हारा तोड़ दो, से वहां से 7% आएगा, हमसे 12% जाएगा, तोड़ दो। अगर फिर भी आप नहीं मानोगे तो कहेगा ठीक है अच्छा वो FD गिरवी रखो, हमारे पास 7% की FD गिरवी रख के 12% का लोन ले लो, अगर तुम्हें बेवकूफी करनी है तो। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगा। ये सब चीजें CS को तब समझ में आती है जब बैंक मैनेजर एक बार मना कर देता है, फिर उन्हें समझ आती है अगली बार ऐसा नहीं करना, तो उसे कहते हैं एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने ये सब चीजें पढ़कर सीखी है ना, और मैं बहुत छोटी एज से लोन करवा रहा हूँ। जब मैं खुद 12 पास हुआ था, नया नया CA में आया था, तो रेशियो एनालिसिस का लेसन मैंने रट्टा मार लिया था पूरा, और फिर बैलेंस शीट बनाई थी मैंने 1-2 लोन की, और बिल्कुल आइडियल बना दी थी रेंज, वो लोन पास हो गया था। मेरी जिंदगी का पहला था वो बैलेंस शीट,
और वो बैलेंस शीट बनाने के मैंने लिए थे 1500 रुपए, मेरा रिश्तेदार ही था वो। और फिर तो बस मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मेरी बनाई हुई बैलेंस शीट आज तक कभी रिजेक्ट नहीं हुई। मैं बैलेंस शीट बनाने के 1 साल की बैलेंस शीट के 1500 रुपए लेता हूँ, 5 मिनट में बन जाती है। और जब कल से मार खाना चाहिए है ना, और जब लोन के लिए बैलेंस शीट जाती है 1 साल की तो बनती ही नहीं है, 3 साल की पिछली, 3 साल की 6 साल की बनती है। मैं 1500 रुपए लेता हूँ, तो 6 साल की कितने हो गए, 9000। 1100 रुपए ATR की लेता हूँ, ठीक है। तो लगभग मेरा 10, 10,500, 11,000 का पैकेज है। अगर किसी को मेरे से बैलेंस शीट बनानी है, लोन पास कराना है, तो 11,000 तो मैं कागज बनाने के लिए लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपको नॉलेज होगी तो लोग आपको भी देंगे, बस नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सब म्यूट रहेंगे। सर एक आध वो बनाना सिखाएंगे ना आप आगे चल के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह क्या करोगे? अरे आप NSM का पार्ट ही है तो NISM का पार्ट नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ठीक है सर। CA का पार्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, NISM का पार्ट थोड़ी है। तो वो तो जो ये कर रहा है या लाइन होगा तो उसी के लिए बेनिफिशियल है। बस आप थोड़े अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लोगे, CA बना, आप भी बना सकते हो अगर आपको नॉलेज हो जाए। नॉलेज मैंने आपको दे दी है, अपनी बैलेंस बट आप यार ऑथराइज नहीं ना हम। देखो, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कोई क्लास नहीं लगाऊंगा, लेकिन कभी किसी को कोई क्वेरी होगी, अपनी बनवानी होगी, तो मैं बना दूंगा, बिना पैसे के बना दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा और आपको परफॉर्मा दे दूंगा। और आप कहोगे सर आप ही बना दो, तो कुछ कम पैसे लेके बना दूंगा, जैसे मतलब होगा हो जाएगा। लेकिन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की क्लास नहीं लगा सकता, क्योंकि वो आपके कोर्स के पार्ट भी नहीं है और आपके काम भी नहीं आएंगे जिंदगी में। सर एक चीज पूछना था सर, ये जो गवर्नमेंट के जो सब्सिडी वाले जो प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उसको भी लेना आसान रहता है सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ जहाँ आसान रहता है, लेकिन वहाँ रिश्वतबाजी चलती है। जब प्रोजेक्ट पास कराने जाओगे, वो आपको चक्कर कटवाएगा, पैसे दे दो, एक ही चक्कर में हो जाएगा, नहीं दोगे तो घूमते रहो, 1 साल हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया ना, मेरे यहाँ पर एक लड़का था, मेरा पढ़ाया हुआ है, ढाबा था उसका, बहुत गरीब था, लेकिन उसने लोन करा लिया और बिना पैसे दिए कराया, लेकिन लग गए उसके 3 महीने। और पीछे से मेरा सपोर्ट भी था, मैं उसे बताता रहता था कि तू चक्कर कटवाएगा, तू काटता रहे, और कागज में तेरे कोई कमी नहीं है। उससे कोटेशन मांगी, मैंने कोटेशन बना के दे दी। उससे जो है ये मांगा किसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी, मैंने उसे अपनी फर्म का वो दे दिया डिटेल, मतलब पीछे से कागज में सारे पूरे करता रहा उसके, तो उसका लोन रुका नहीं। विकास प्राधिकरण वालों ने भी फ्री में कर दिया, बैंक वालों से भी कोई रिश्वतबाजी नहीं हुई, उसका काम फ्री में हो गया, लोन हो गया उसका, बताया था ना अभी। लेकिन आपका हो गया कि नहीं? मैंने भी दे रखी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उन्होंने मेरे से वो मांगी है, बैंक स्टेटमेंट और GST की रिटर्न। बैंक स्टेटमेंट मैंने निकाल ली, GST की रिटर्न भी प्रिंट करने का टाइम लगा, कल करके देख के आऊंगा, हो जाएगा मेरा। वो सर फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट या उस पर्सन से मिलके है जो आप बोल रहे हैं ऑथराइज होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है ना, बैंक ऑफिसर। नहीं अलग से नाम लिया था आपने, विकास प्राधिकरण, सब्सिडी लॉस विकास भवन होते हैं सर। वो बोल रहे हैं लोन डिसबर्समेंट ऑफिसर जो आप बता रहे थे, जो आप बता रहे थे ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, LDM लोन डिसबर्समेंट मैनेजर। हाँ, वो पूरे उसका एक ही होता है, पूरे की पूरी स्टेट का होता है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। चलिए जी, अगला फॉर्मूला आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज रेशियो, OLR। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और ये कंट्रीब्यूशन सबको पता है क्या होता है? इनिशियल कैपिटल जो भी लगा है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने। कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने एक शीट सिखाई थी, चलो रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैं था सेल, माइनस कर दो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस कर दो उसमें से फिक्स कॉस्ट, तो आता था EBIT। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आता था ये डिवाइड बाय EBIT, ये हो जाता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। कोई क्लियर सबको? तो सेल और नीचे क्या है? नीचे वेरिएबल कॉस्ट, VC। VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहती है, सेल के हिसाब से चलती है। तो नीचे का लिखा है कंट्रीब्यूशन।
तो FC क्या हो गया था? फिक्स कॉस्ट। सर अभी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू EBIT। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट ये किस हिसाब से निकलती है? फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने पर भी नहीं बढ़ती, जैसे मशीनरी की कॉस्ट। ठीक है, लैंड कॉस्ट, प्रॉपर्टी कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो EBIT आएगा। ये कैसा कंट्रीब्यूशन है सर? ये तो लॉजिक ही सेट नहीं हो रहा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वो बराबर इससे आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के हिसाब से मत सोचिए, इसे ऐसे सोचते हैं। चलिए स्क्रीन दिखाई नहीं पर मैं बताता हूँ, एग्जाम स्क्रीन दिखाऊं? वोल्टेज लो आ रही है। हाँ जी, आप इसको ऐसे मत समझिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो जो क्वांटिटी बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़े। क्लियर है सर। रॉ मटेरियल, एक बार और बता देता हूँ, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टेलर रख लिया अपने यहाँ पर सिलने के लिए, उसकी सैलरी है 15,000 रुपये महीना, तो सिलने की कॉस्ट मेरी फिक्स है 15,000, चाहे वो 2 शर्ट सिलवा लूँ, चाहे 10 शर्ट सिलवा लूँ, चाहे 50, वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है कपड़े की कॉस्ट, बटन की कॉस्ट, धागे की कॉस्ट, ये वेरिएबल। अगर 1 शर्ट सिलवाऊंगा तो 1 शर्ट की कॉस्ट आएगी, 2 शर्ट सिलवाऊंगा तो 2 की आएगी, 3 शर्ट सिलवाऊंगा तो 3 की आएगी। तो जो मेरा रॉ मटेरियल है, जिसमें मेरा कपड़ा आ गया, धागा आ गया, बटन्स आ गए, ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 100 यूनिट बनाऊंगा तो 100 यूनिट की आएगी, 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 यूनिट की आएगी, 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 की आएगी, और नहीं बनाऊंगा तो नहीं आएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट वो है, चाहे मैं 1 बनाऊं या 1000 बनाऊं, वो सेम रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा शायद। टोटल सेल में से भी मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो जो बचा वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो प्रॉफिट ही आ जाएगा। सारी कॉस्ट तो लेस हो गई, दो ही तो तरीके कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल एक फिक्स। तो इसे आप ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से मत सोचना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता इसमें, ये कॉस्टिंग के हिसाब से है भाई। 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल एक फिक्स, और दोनों लेस करने की करके, तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करके जो आएगा उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कोई क्वेरी किसी की इसमें? चले आगे। अगला ऑपरेटिंग लीवरेज रेशियो हो गया, ये 1.5 से लेके 3.0 तक को नॉर्मल बढ़िया समझा जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी सर? मेजर द इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के हिसाब से कितना कम हो रहा है, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में जो डिफरेंस है उसी से पता चलता है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से तो है डिफरेंस। कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में डिफरेंस हो फिक्स कॉस्ट की वजह से, यहाँ से ये पता लग जाता है कि भैया फिक्स कॉस्ट की वजह से आपका EBIT कितने % कम हो गया। हाई रेशियो है तो ग्रेटर द सेंसिटिविटी ऑपरेटिंग इनकम टू चेंजेस इन सेल। अगर ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, अगर ये हाई है, इसका मतलब है कि सेल बढ़ने पर आपका प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा, और अगर ऑपरेटिंग लीवरेज आपका लो है, मतलब सेल बढ़ने पर आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डेट गिवन है, इक्विटी गिवन है, रेशियो निकल जाएगा 50/25 करके, आंसर आ जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिवन है, EBIT गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, आंसर आ जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, आप कर लोगे। और ये लेसन हो गया खत्म। देख लेता हूँ कुछ बचा है क्या इसमें। ये आ गया, बिल्कुल ये लेसन हो गया खत्म। और इससे अगला लेसन भी खत्म है। देखो ये वाला कंपनी एनालिसिस, इसमें स्वॉट एनालिसिस में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। स्वॉट एनालिसिस में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ।
तो आप ये SWOT एनालिसिस के क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले हो चुका है आपका, सेम लिखा है और वही क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो गया है। ये चैप्टर के जो शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन है ये खत्म हो गए, ये आप करके लाओगे सैंपल क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें ये नीचे तक जाओगे, ये SWOT एनालिसिस की है क्वेश्चन, इसमें एक केस लो है वो मैं बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन ये नया है, देख लीजिए। पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडिट कमेटी विद इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है? एन ऑडिट कमेटी इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉनिटरिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड ओवरसीइंग द कंपनीज रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिट कमेटी क्या होती है? एक इंटरनल पार्ट होता है कंपनी का, कंपनी के ही बड़े ऑफिसर एक ऑडिट कमेटी बना लेते हैं और वो टाइमली ऑडिट करते हैं, पीरियडिकली मतलब हर 2 महीने में ऑडिट कर लेते हैं। कभी कोई सा ऑफिसर आता है, कभी कोई सा, चेकिंग कर लेते हैं कि सब काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऑडिट कमेटी का पार्ट होते हैं, उस ऑडिट कमेटी में 10-12 बंदे होते हैं और वो अपने हिसाब से ऑडिट करते हैं। मान लो 2 बंदे कैश का ऑडिट कर रहे हैं, 2 बंदे वाउचर्स का ऑडिट कर रहे हैं, 2 बंदे फिक्स एसेट चेक कर रहे हैं, ऐसे करके। और कभी भी ऑडिट करते रहते हैं अपने हिसाब से, प्लानिंग के साथ। उसे बोलते हैं ऑडिट कमेटी। उसका काम क्या होता है? पीरियडिकली ऑडिट करके अपने इंटरनल टीम ही ठीक करना। मतलब वो एक्सटर्नल ऑडिटर जो सीए आता है वो अलग से आता है, वो ऑडिट अलग से करता है, ये अपना ऑडिट खुद ही कर लेते हैं कि जब सीए आए तो गलती ना निकाल पाए, तो पहले ही चेक कर लेते हैं अपने आप को। इसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए समझा दिया, बाकी आप इसमें से पढ़ लोगे, हो जाएगा। और एक और मुझे समझाना है, वो मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप करके लाएंगे, सब हो चुके हैं, SWOT एनालिसिस वगैरह सब, और लेसन खत्म। कंपनीज एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कराएंगे, ये लास्ट चैप्टर है 8। अब जो चैप्टर में 8 कराने वाला हूँ ये लास्ट है आपका। इसके बाद क्या है, 2 थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, वो आपने खुद पढ़ने हैं और वो आपको समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल प्योर थ्योरी है। और जो लास्ट के 2 चैप्टर मैं कह रहा हूँ आपको खुद पढ़ने हैं, उसमें से 10-12 नंबर का पेपर आता है उन 2 चैप्टर्स में से। इसका मतलब वो 10-12 नंबर आपको छोड़ने नहीं है, खुद तैयारी करके याद करके रट्टा मार के जाना है। वो 2 लेसन बिल्कुल रट्टा मारने के हैं, उसमें कुछ समझाने का है नहीं, इसलिए वो आपको याद करना। उसमें क्या रेगुलेशंस है, कितने दिन पहले आपको कंपनी के शेयर नहीं खरीदने हैं, अगर आपने अपनी रिपोर्ट बनाई है, कितने दिन बाद तक नहीं खरीदने हैं, मतलब रूल्स है, कितने दिन कितना टाइम, मतलब रूल्स ही है, याद कर, है ना। तो वो आप याद कर लोगे और उसमें से पेपर में आ जाते हैं 10-12 क्वेश्चन आज 2 लेसन में से, तो अच्छे से याद कर देना। बहुत लेंथी है लेसन, वो आपने करना है। अब जो मैं लेसन कल कराने वाला हूँ वो 2 से 3 दिन चलेगा, एक ही लेसन, और पूरा न्यूमेरिकल लेसन है। जैसे क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया डेट टू इक्विटी रेशियो वाला, वो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है। तो रेशियो अब 2 चैप्टर में कराऊंगा, 8th वाला भी कराऊंगा और शायद 9th भी करा दूंगा, लास्ट के 2 नहीं कराऊंगा बस, जो उनसे भी है।